हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 थर्ड सीजीएल बिहार सचिवालय सहायक की सीट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 7 तक डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग आज कुल मिलाकर 70 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। आप लोग डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 तक मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 का पहला सवाल क्या पूछ रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आप लोग दबा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं सेट नंबर 8 का पहला सवाल क्या बोल रहा है। तो पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटापेक्सी। कोटापेक्सी जो है दोस्तों, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। उसके बाद पोपा पर्वत की बात करते हैं तो ये म्यांमार में स्थित है। मौना लोआ ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। ओजस डेल सालाडो की बात करेंगे तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये जापान जो है, यह ऐसा द्वीप समूह है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। द्वीप समूह की बात किया जाएगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल देखेंगे, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। तो स्थल मंडल को भूपटल एवं उत्तरी मेंटल जो होता है ये वर्णित करता है। अगले सवाल पे हम लोग आएंगे, सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, सोलास वन। तो ये हो जाएगा नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच जो है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। जबकि ये पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला है। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला है सिनी शेट्टी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगता है उत्तर प्रदेश से, 8 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित में आपका हो जाएगा दिल्ली। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को, जबकि पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, जबकि श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है। बिहार का बहुत अच्छा सवाल है ये। डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए फेमस है और यह रोहतास में है। कहाँ है दोस्तों, रोहतास हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी किस देश में किया जाएगा। तो ये संयुक्त रूप से 3 देश में किया जाएगा, कनाडा में, मेक्सिको में और अमेरिका में। जबकि 2022 में कितने नंबर का होगा, ये 22वें नंबर का होगा और इसका आयोजन किया जाएगा कतर में। तो याद रखेंगे 2022 का कहाँ पे होगा, तो ये कतर में होगा, ये 22वें नंबर का होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग,
निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन प्रमुख बंदरगाह है, तो ये विशाखापट्टनम है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, जबकि कांडला गुजरात में ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। मैंगलोर भी कहाँ पे है, तो ये न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, वाणिज्य स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है, तो त्रिपुरा जो होता है अपना 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक असम और दूसरा मिजोरम हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। जबकि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश जो है यह तीनों तरफ से कवर किया हुआ है, किसको, त्रिपुरा से। त्रिपुरा को 3 तरफ से कौन कवर करता है, तो बांग्लादेश। अगला सवाल देखेंगे, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये पूरा पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, जबकि फल्गु या निरंजना नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कैवल्य के नाम से जाना जाता है महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको जैन धर्म में। अगला सवाल है, 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था, तो लूटपाट किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा। महमूद गजनबी ने कुल मिलाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये जानकारी बताया गया है सर हेनरी इलियट के द्वारा। जबकि महमूद गजनबी का पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में और ये पेशावर के विरुद्ध किया गया था। और महमूद गजनबी का अंतिम अभियान था 1027 में और यह जाटों के विरुद्ध था और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, ये रुपया कहलाता था। और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और शेर शाह ने अपने बचपन में जो शिक्षा प्राप्त किया था वह जौनपुर से प्राप्त किया था। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। इसका यह उद्देश्य था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कि हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण को स्थापित करना। इसका कार्यकाल था 1505 से 1509 तक। उसके बाद भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वही व्यक्ति है जिसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में जीता था। इसी ने ही भारतीय को सेना में भर्ती करना शुरू किया था, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसी ने ही अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और ये इसका क्षेत्र था गोवा और गोवा में उसने 1510 में सती प्रथा को रोक दिया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा के बारे में जानेंगे, तो नीनो डी कुन्हा 1530 में गोवा को औपचारिक राजधानी के रूप में उभारा था। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। जबकि दयानंद सरस्वती जो थे इसके द्वारा आर्य समाज को स्थापित किया गया था। 1875 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज को 1873 में स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है, तो महामना के नाम से जाना जाता था मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दिया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। अगला सवाल है, गीता रहस्य
नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इसके अतिरिक्त मराठा और केसरी भी बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया था और बीजी तिलक का मृत्यु हो जाता है 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है और इसी दिन हम लोग तिलक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि भारत में तिलक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो मांग के सिद्धांत का अपवाद पूछ रहा तो ये हो जाएगा मूल या आवश्यक संपत्ति, मूल या आवश्यक संपत्ति। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक जो है इसका प्रयोग किया जाता है आय की असमानता को मेजर। अगर हमको आय की असमानता, आय में कितना असमानता है, अगर उसको हमको मेजर करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो गिनी गुणांक का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल पे आएंगे, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो उत्पादन का जो क्रियाशील साधन है वह श्रम है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम किससे नापेंगे या मेजर करेंगे? तो ये एंगस्ट्रम से मेजर करेंगे और 1 एंगस्ट्रम जो होता है यह बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है? आदर्श द्रव्य का जो श्यानता होता है वह 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला सवाल है, एक उड़ते हुए जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? अगर एक जहाज उड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी क्योंकि वह ऊंचाई पे उड़ेगा और गतिज ऊर्जा क्योंकि इसमें गति भी होगा, दोनों होगा। आप लोग स्थितिज और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, उसके बाद गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है mv²। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सहायता होगा। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चोगम का जो बैठक होगा 2022 में यह आयोजित किया जाएगा रवांडा में। आप लोग इसे याद रखेंगे। जबकि 2022 का पूछा जाए 2024 का, 22 का तो हो गया, 2024 में जो होगा चोगम का बैठक ये किया जाएगा सामोआ में। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामोआ। आप लोग इसे याद रखेंगे। 2022 का चोगम का बैठक होगा रवांडा में और 2024 का किया जाएगा सामोआ में। अगला सवाल देखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो परावर्तन सबसे पहले देखेंगे, प्रकाश के जो परावर्तन होता है उसका 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। अगले सवाल पे आएंगे, परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन होते हैं? तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा और न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। इन तीनों कणों में जो सबसे हल्का होता है वह सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता है? अगर स्टेनलेस स्टील है उसको और अधिक कठोर बनाना है तो उसमें हमको क्या करेंगे? कार्बन को मिलाएंगे। अगला सवाल है कि इनमें से किस रोग से
प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं के बराबर प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस की कमी से होता है, एड्स भी वायरस की कमी से होता है और पोलियो भी आपका वायरस की कमी से होता है। अगला सवाल है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? तो प्रकृति में जो पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह होता है वर्षा का जल, और इसका जो pH मान होता है वह 7 के बराबर होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्न युग्मों में से भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ये कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र समान होता है, भार और बल का भी समान होता है, आवेग और वेग का भी समान होता है, जबकि बल एवं दाब का जो होता है विमीय सूत्र ये समान नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बल का जो विमीय सूत्र होता है उसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे ML_T-2, ML_T-2 ये जो होता है आपका किसका हो जाएगा? T-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बल का, जबकि दाब का हो जाएगा ML-1T-2, ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा आप लोग का दाब का। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन जो है यह विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जबकि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तांबा भी चालक होता है और ग्रेफाइट भी चालक होता है। अगला सवाल देखेंगे, डाउन सिंड्रोम जो है यह क्या है? तो यह एक आनुवांशिक रोग होता है। अगला सवाल देखेंगे, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो ये होता है एनामेल, जो किसका हिस्सा होता है? यह दांत का हिस्सा होता है। दांत का एनामेल जो होता है यह सबसे कठोर भाग होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 जो होता है इसका बायोटिन नाम नहीं होता है, इसका नाम होता है किसका? तो थायमीन। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? थायमीन के नाम से जाना जाता है, जबकि विटामिन B3 नियासिन के नाम से, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, अब विटामिन के हो जाएगा फिलोक्विनोन। अगर डी की बात करेंगे तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जबकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा का। मानव के शरीर का सबसे छोटा कोशिका पूछा जाए तो RBC का कोशिका जो होता है वह सबसे छोटा होता है। अगला सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? पूछा जा रहा है कौन ऐसा है जो आहार नालिका है? तो हो जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है क्या? एक प्रकार का आहार नालिका है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। गुर्दा का पूछा जा रहा है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। गुर्दा आप लोग जानेंगे किसको कहते हैं? तो ये गुर्दा को ही किडनी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका इकाई होता है नेफ्रॉन। अगर इसमें बात करते हैं, किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको हमको लोग कोर्टेक्स कहते हैं और किडनी के भीतरी भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इंसुलिन की कमी से होता है। पूछा जा रहा है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से देखेंगे मधुमेह होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर इंसुलिन का कम स्रावित होगा, अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा। और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर इंसुलिन अति मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो उस कंडीशन में ये रोग जो होता है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया रोग कब होगा? जब इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में स्राव होगा, उस कंडीशन में ये बीमारी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज किया गया था बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता? ये हो जाएगा रेडॉन गैस जो होता है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो यह हो जाएगा
भूटान। भूटान में एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है सतकेंग वन्य जीव अभयारण्य। सतकेंग वन्य जीव अभयारण्य आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल इस बार बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1739 में और ये कार्यकाल था मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे नादिर शाह जो था इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। यह वहाँ का चरवाहा था। शुरू में नादिर शाह क्या था? तो एक चरवाहा के रूप में वहाँ कार्य करता था और इसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यही वो व्यक्ति था जो अपने साथ ढेर सारा पैसा, जेवर, सोना चांदी एवं यहाँ तख्ते तौस और मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर गया था। अगला सवाल देखेंगे। हाँ दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? तो सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम हो जाएगा वेटिकन सिटी। अब पूरे विश्व में सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। अगर जिब्राल्टर संधि की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला सवाल देखेंगे, सबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सबाक का बात करते हैं तो सबाक हो जाएगा ईरान। ईरान के गुप्तचर संस्था को सबाक कहा जाता है। मिस्र का जो गुप्तचर संस्था है उसको अल मुखबरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखबरात। जबकि ईरान का जो गुप्तचर संस्था है उसको अल मुखबरात कहा जाता है। जापान का जो गुप्तचर संस्था है उसको नाइचो कहा जाता है। इजराइल का जो संस्था है उसका नाम है मोसाद। आप लोग इसे याद रखेंगे। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहीं पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है और इसका स्थापना किया गया था 1925 में। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 56 हो गया है। इससे पहले उसमें 54 संख्या थी। हाल ही में 55वां देश जोड़ा गया है टोगो। 55वां देश जोड़ा गया है टोगो और 56वां देश जोड़ा गया है आपका गैबोन। आप लोग इसे याद रखेंगे। अब कितना हो गया है? तो 56 हो गया है। अगला सवाल है कि शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेरशाही मस्जिद जो है यह स्थित है पटना। बिहार की राजधानी पटना शहर में क्या है? शेरशाही मस्जिद स्थित है। इसे बनवाया था परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था और यह किस शैली से बनाया गया था? यह अफ़गान शैली पर बनाया गया था। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका संविधान सभा की गठन की मांग। ये किया संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था और संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था और इसमें पहली बार चुनाव भी 1946 में ही किया गया था। इसके अतिरिक्त आपका सभी आंसर सही है, मतलब ये उससे संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है यह झारखंड का लोक नृत्य है। अगला सवाल देखेंगे, बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब किया गया? तो बिहार विद्यापीठ को स्थापित किया गया था 1921 में। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अतिरिक्त इसमें 6 अन्य सदस्य थे और यह प्रारूप समिति को गठित किया गया था 29 अगस्त 1947 को और इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 21 फरवरी 1948 को। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म,
वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, आज़ाद दास्ता। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल था इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कि आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे गठित किया गया था और इसका जो क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत इसका क्षेत्र था। और ये पूछा जाएगा आज़ाद दास्ता कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सीट होते हैं 250 और राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह जो था यह शुरू हुआ था जहाज HMIS तलवार से यह शुरू हुआ था और यह शुरू हुआ था 18 फरवरी 1946 को। कब शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को ये शुरू हुआ था। किसे? तो तलवार एक जहाज का नाम था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये आर्टिकल 75 हो जाएगा। 80 में आपका राज्यसभा हो जाएगा। 76 की बात करेंगे तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति हो जाएगा 76 में। और महान्यायवादी जो होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और इसका जो महान्यायवादी जो होते हैं यह किसके समान होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत का हाई कोर्ट रिट जारी करता है? तो भारत का जो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगला सवाल देखेंगे, जनप्रतिनिधि नियम कब पारित किया गया? तो जनप्रतिनिधि नियम जो ये पारित किया गया था 1951 में, 1951 में पारित किया गया था। अगला सवाल है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जाएगी? तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा, कितनी बैठक? तो 4 बैठक बुलाई जाती है। प्रत्येक 3 महीना पर एक बैठक बुलाया जाता है। 300 आपको 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से एक साल में 4 बैठक बुलाया जाता है प्रत्येक 3 महीना के अंतराल पे। अगला सवाल है, मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो मुखिया जो होता है अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ ने रंजीत सिंह से एक संधि की थी जिसका नाम था अमृतसर की संधि और ये संधि हुआ था 1809 में। तो आप लोग याद रखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ रंजीत सिंह ने एक संधि किया था जिसका नाम था अमृतसर की संधि और ये संधि हुआ था 1809 में। लॉर्ड विलियम बेंटक के बारे में याद रखेंगे कि इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया था। लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखेंगे, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था।